नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आई.पी. सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाने की जो परंपरा मैंने शुरू की है, उसमें वही किताब कृतिका के चौथे पाठ पर एक सामान्य परिचय वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा पहले ही मैंने आग्रह किया था कि किसी पाठ के प्रश्नों का उत्तर रटने या तैयार करने की अपेक्षा अगर आप उस पाठ को गंभीरता से समझ लें, उसका एक सामान्य परिचय प्राप्त कर लें, तो संबंधित प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। तो उसी क्रम में आइए देखते हैं। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, लेखक शिव प्रसाद मिश्र रुद्र के पाठ का एक सामान्य परिचय। अभी अभी हमने 15 अगस्त सन 2022 को आज़ादी का राष्ट्रव्यापी अमृत महोत्सव मनाया है। ध्यान रखें, 13 तारीख से 15 तारीख तक ये मनाया गया। इसे एक महापर्व कहना अतिशयोक्ति नहीं। वर्तमान में अनेकानेक विषम परिस्थितियों से गुजरते हुए इस राष्ट्र के लिए यह आयोजन एक महती आवश्यकता भी था। इसी यथार्थ के मद्देनज़र इस पाठ के प्रतिपाद्य को सहज भाव से समझा जा सकता है, जिसमें अनेकानेक प्रसंगों को बड़ी कुशलता के साथ पिरोया गया है, जो शाश्वत संदर्भों के कारण इसे दीर्घजीवी कृति बना देते हैं। उल्लेखनीय है कि सन 1905 के बंग आंदोलन के बाद विदेशी शासन एवं संदर्भों का जितना विरोध किया गया, ब्रितानी हुकूमत का दमन चक्र उतनी ही क्रूरता के से देशभक्तों का दमन करता रहा। पर स्वतंत्रता संग्राम का कारवां रुका नहीं। जन जन ने इसमें यथाशक्ति समर्पित भाव से अपना सहयोग दिया। इनके साथ ही साहित्यकार भी इसमें पीछे नहीं रहे, लेकिन उनका भी निरंतर दमन किया गया। प्रसंग बस उल्लेखनीय है कि नवाब राय को उनके कहानी संग्रह सोजे वतन के जला दिए जाने पर प्रेमचंद को छद्मनाम धारण करना पड़ा। पांडे बेचन शर्मा उग्र की चिनगारियां संग्रह, ये भी कहानी संग्रह ही था, के साथ ही भी ऐसा ही हुआ। फलतः सभी कलमकारों को सन 47 तक देशभक्ति के ऐसे संदर्भों की सांकेतिक अभिव्यक्ति करनी पड़ी, परंतु वे रुके नहीं, अपने कार्य में डटे रहे। रचना के 5वें भाग में संपादकों की मजबूरी का निदर्शन इसी यथार्थ का प्रतिपादन करने वाला माना जा सकता है। यह रचना उक्त पृष्ठभूमि में ही समझी जा सकती है। वाराणसी के गीतोत्सव अर्थात कजली दंगल को केंद्र में रखकर रचनाकार दुलारी और टुन्नू को एक दूसरे के निकट ले आता है और उन्हें बड़ी कुशलता के साथ प्रेम पाश में आबद्ध दिखा देता है। ऐसे प्रेम पाश में जिसमें न उम्र का बंधन है, न वासना का ज्वार ही, और न किसी प्रकार की भोगवादी स्वार्थपरता ही, पर इसमें एक गोपनीय आकर्षण है और दुराव के स्थान पर आंतरिक आसक्ति भी। ध्यान रखें, इसी प्रेम के माध्यम से देशभक्ति का एक मर्म स्पर्शी घटनाक्रम अवतरित हो गया है, जो बहुत ही संवेदनशील है, मर्म स्पर्शी है और प्रतिपाद्य की दृष्टि से विशिष्ट भी। वाराणसी पुरातन काल से भारत की सांस्कृतिक नगरी रही है। इंसान और इंसानियत का संरक्षण एवं पोषण करने वाली भारतीय संस्कृति के अनेकानेक संदर्भ यहाँ अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित तथा संरक्षित होते रहे हैं। इन्हीं में से एक है लोक गायन की परंपरा, और उसमें भी गौनहारिन अर्थात कजली जंगल की परंपरा। इन्हीं गौनहारिनों में एक दुलारी की जीवन शैली को केंद्र में रखकर रचनाकार बड़ी कुशलता के साथ अपने प्रतिपाद्य के बहुआयामी संदर्भों की प्रतिष्ठा करता चला जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि भांति यहाँ भी एक ऐसे प्रेम की प्रस्तुति की गई है जिसे शुक्ल जी के शब्दों में अनाम प्रेम ही कहा जा सकता है। यद्यपि दुलारी अब युवावस्था को पार कर चुकी है, रहन सहन भी पुरुषोचित है, परंतु फेंकू और टुन्नू अभी भी उसके प्रति आकर्षित हैं। आरंभ में वह दोनों को ही दुत्कार देती है, फेंकू को गुंडा और कामलोलुप होने के कारण, तो टुन्नू को बहुत छोटा बच्चा और नासमझ होने के कारण। लेकिन अंततः एक दिन उसे लगा कि उसके अंतस्थल में टुन्नू के प्रति लगाव तो है। यही लगाव या प्रेम अंतिम चरण में इस पाठ का प्राण तत्व भी बन गया है। उस
अवसर पर जब उसे टुन्नू के शहादत की सूचना मिलने पर वह अधीर हो उठती है। इस पुस्तक अर्थात कृतिका के संकलनकर्ताओं ने इस संदर्भ की महत्ता को स्वीकार करते हुए इस पर एक बहुत ही प्रभावी टिप्पणी की है। इसके अनुसार टुन्नू और दुलारी के बीच विकसित होता यह प्रेम गोपन भी है और प्रकट भी, मानवीय भी है और अतिमानवीय भी, अस्वीकृत भी है और स्वीकृत भी, वैयक्तिक भी है और सामाजिक भी। अपने सारे अंतर विरोध के साथ पलता दुलारी और टुन्नू का व्यक्तिगत प्रेम का अंततः देश प्रेम में परिणत हो जाना ही इस कहानी को एक नया स्वर देता है। वस्तुतः देश प्रेम, यथार्थ अर्थात रागात्मक प्रेम और वासनात्मक प्रेम के ताने बाने से गढ़ी गई यह रचना हिंदी कथा साहित्य की एक विशिष्ट धरोहर बन गई है। अंततोगत्वा दुलारी द्वारा टुन्नू के प्रति अपने प्रेम को मन ही मन स्वीकार कर लेना एक अभिनव घटना है, परंतु ऐसा होना अस्वाभाविक नहीं। इसके यथार्थ को नकारा नहीं जा सकता, अर्थात ऐसा होता रहा है। और इससे भी विशिष्ट है टुन्नू के समर्पित प्रेम को स्वीकार कर उसके बलिदान को गीतों के माध्यम से दी गई दुलारी की यह विनम्र श्रद्धांजलि। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, काशों मैं पूछूं। उल्लेखनीय है कि भारतीय परंपरा में झुलनी एक सामान्य आभूषण मात्र नहीं, इसका बहुत ही व्यापक अर्थ और आशय है। निर्गुण भक्ति परंपरा में झुलनी का बहुत ही गंभीर आशय में व्यापक प्रयोग किया गया है और सुहागिन स्त्रियों के लिए 5 मनकों वाली झुलनी को एक विशिष्ट सुहाग चिन्ह माना गया है। कहना असंगत नहीं होगा कि कठोर हृदय दुलारी की यह झुलनी कोई और नहीं टुन्नू ही है। इस प्रकार यह रचना शायद यह तथ्य प्रतिपादित करना चाहती है कि जिस आज़ादी का हमने अमृत महोत्सव मनाया है उसकी प्राप्ति में नामी गिरामी देशभक्तों के साथ टुन्नू जैसे अदन्य से इंसान के बलिदान का भी सुयोग रहा है। यह तथ्य हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए। साथ ही यह भी कि देश के समग्र विकास के लिए जन जन की सहभागिता आवश्यक है। यह रचना कथात्मक शैली की है जिसमें अलग अलग 5 खंडों में वाराणसी की आम जीवन शैली, सामाजिक जीवन संदर्भों और राजनीतिक विसंगतियों का प्रभावी निदर्शन हुआ है। दुलारी, टुन्नू और फेंकू इसके विशिष्ट पात्र माने जा सकते हैं। इन सभी को वर्ग चरित्र कहा जा सकता है। इसे प्रस्तुत तो किस्सा गोई पद्धति में किया गया है, परंतु संवादों का बहुत ही सार्थक प्रयोग हुआ है। दुलारी और टुन्नू के गीत यदि इसे ललित शैली का अवदान देते हैं तो दुलारी का अंतिम गीत इसका प्राण तत्व बन गया है। लेखक 1911 ईस्वी में वाराणसी में पैदा हुआ था और उसने जितने भी स्थानों की चर्चा की है सभी वाराणसी में स्थित हैं। समय 22 अगस्त सन 1921 के बाद का माना जा सकता है क्योंकि इसी समय गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन का यहाँ अलख जगाया था और कई बार वाराणसी की यात्रा की थी। वातावरण सामान्य से गंभीर और अंततः मर्मस्पर्शी बन गया है। इसकी प्रासंगिकता इसे देश काल की सीमा से मुक्त कर देती है। भाषा खड़ी बोली हिंदी होते हुए भी वाराणसी की भाषा से प्रभावित है जो आंचलिकता का पुट दे इसकी एक अभिनव विशिष्टता बन गई है। शैली के सभी स्वरूप अर्थात विवरण, वर्णन, भाव और विचार के साथ ही हास्यलिंग और आत्मकथात्मक मिलते हैं। इसका मूल उद्देश्य से उदात्त प्रेम के धरातल पर देशभक्ति का मर्म स्पर्शी स्वरूप में प्रतिपादन करना माना जा सकता है। लेखक इसे विश्वसनीय कलेवर में प्रस्तुत करने में पूर्णतः सफल हुआ है। कोई भी संदर्भ अतिरंजित नहीं लगता, अतः प्रतिपाद्य की दृष्टि से यह एक सफल रचना मानी जा सकती है जिसके लिए सार्थक लेखन शैली का उपयोग हुआ है। तो आशा है कि इसे पढ़ करके आप इस पाठ के प्रतिपाद्य से परिचित हो जाएंगे। एक पाठ और है, उसे पूरा करने के बाद मैं इसके उत्तर भी आपके लिए प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।